मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज हम जिस मुद्दे को डिस्कस करने वाले हैं उस मुद्दे को समझने के लिए पहले बिल्कुल आप बिना बायस्ड हुए एकदम रिलैक्स होकर बैठिए। समझेंगे इस मुद्दे को पूरी तरह से, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने दिमाग में आप किसी एक पक्ष के लिए आप अपने दिमाग में कोई बात मत रखिए, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। ये जो इज़राइल फ़िलिस्तीन मुद्दा है ये एक हिस्टोरिक प्रॉब्लम है, एक हिस्टोरिक कन्फ्लिक्ट है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर समझने के लिए, लेकिन उसको मैं एक जगह समराइज़ करके आपको समझाने वाला हूँ। और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको पूरी बात जो होगी वो क्लियर हो चुकी होगी कि एक्चुअल में क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने दिमाग को आप बायस्ड ना होने दें। आप बिल्कुल दिमाग को आप स्ट्रेट वे में रखें, तभी आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आएगा। अदरवाइज फेसबुक की और व्हाट्सएप की दुनिया में तो खैर बहुत कुछ फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, हर पक्ष अपनी बात रख रहा है, तो आप अगर किसी एक की भी बात सुनेंगे तो लगेगा कि भाई ये जो है ये सही है, दूसरा वाला गलत है। और बहुत ज़रूरी है कि आपको सच्चाई पता होनी चाहिए, क्योंकि रियलिटी ये है कि ये जो मुद्दा है ये मुद्दा काफ़ी सारी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। ये मुद्दा जो है इंडिया के इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत गहरा असर डाल रहा है। इससे पहले भी इस मुद्दे ने इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत गहरा असर डाला है। जब यमन से लोगों को भगाया गया, इंडियन लोगों को, सोचो कि यमन जो खाड़ी देश है वहाँ से भी इसी मुद्दे का असर था कि वहाँ से लाखों लोगों को भगाया गया और वो लोग बहुत अच्छा खासा कमाते थे। आज भी अगर आपको पता है कि कोई सऊदी अरब के देश में अगर जाके 5 साल अगर रह जाए तो अच्छा खासा पैसा कमा के आता है। और वो पैसे कहाँ आते हैं? वो पैसे तो इंडिया के पास आते हैं, इंडिया लोग भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इकोनॉमी का जरिया था जिसे धीरे धीरे बर्बाद किया जा रहा है। तो हम पूरी बात को समझेंगे, इसका इंडिया पर क्या असर है, इंडिया को करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, किस तरह से इस मुद्दे को बनाया गया है, क्यों ये मुद्दा यहीं पर आया। ठीक है, एक छोटा सा देश यहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है, कैसे क्रिएट कर रहा है, सारी बातों को समझेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट, आपको बिल्कुल बायस्ड नहीं होना होगा, पूरी बात को रिलैक्स होकर समझना होगा। देखिए, ये है हमारा ये जो है ये देश हो गया हमारा फ़िलिस्तीन। ठीक है, हिस्टोरिक फ़िलिस्तीन। ठीक है, इतिहास के पन्नों में फ़िलिस्तीन ऐसा था। ये जो पूरा ग्रीन एरिया देख रहे हैं ना, ये पूरा ग्रीन एरिया जो है ये फ़िलिस्तीन है। मैं इसको पूरे नक्शे में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, ये जो इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच लड़ाई है ये अस्तित्व की लड़ाई है। ठीक है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। हिंदू मुसलमान से लेके ये उस वो वाली जातिगत लड़ाई है ही नहीं, ये कम्युनल लड़ाई है ही नहीं। ये जो है ये अस्तित्व की लड़ाई है। एक तरफ इजराइल है, ठीक है, जिसका इतिहास बहुत बुरा रहा बेचारों का, उनके साथ बहुत मारकाट हुई है। अंग्रेज जो जर्मनी में जो हिटलर थे, हिटलर ने उनका बिल्कुल समूल नाश करने की ठान ली थी। और दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन है, जो फ़िलिस्तीन पहले ये था। ठीक है, 1947 में क्या किया कि यूएन ने उसका पार्टीशन कर दिया। 1948 में किया, हालांकि 1947 दिखा रहा है यहाँ पर, 1948 में किया जब उसकी आपको मई 1948 में इजराइल की स्थापना हुई। उस समय ज़रा गौर से देखिए तो सारी लड़ाई की शुरुआत वहीं से हुई। जब यूएन ने फ़िलिस्तीन को बांटा तो ज़रा गौर से देखिए उसने फ़िलिस्तीन को किस तरह बांटा। उसने बोला कि देखो ये जो ग्रीन वाला एरिया है, उसने बोला कि ये ग्रीन वाला एरिया जो है ये फ़िलिस्तीन रह गया, बाकी जो वाइट वाला एरिया हो गया उसने क्या किया, वो इजराइल को दे दिया। अब आप सोचो कि किस तरह से ये विवाद क्रिएट किया गया। आप ही के घर में अगर दो भाइयों के बीच बंटवारा हो तो बंटवारा सिंपल होता है, ऐसे होता है कि ज़मीन को दो पार्ट कर दिया जाता है। तुम अपने साइड रहो, तुम अपने साइड रहो। भारत पाकिस्तान की तरह बंटवारा तो नहीं किया। तो सोचिए भारत पाकिस्तान के बीच भी बंटवारा जब अंग्रेजों ने किया, कितने गंदे तरीके से बंटवारा किया। इधर जो हो गया, इधर आपको वेस्ट पाकिस्तान हो गया, और इधर क्या हो गया कि ईस्ट पाकिस्तान हो गया, जिसको हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। और उसको बीच में क्या हो गया, बीच में इंडिया से आते जाते थे ऊपर से वो लोग। सोचो कितनी प्रॉब्लम होती थी। तो ये जो पार्टीशन था, असल मायने में ये पार्टीशन ही इस सारे झगड़े का रीजन था। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपके घर के बीच आपकी ज़मीन में कहीं यहाँ किसी को हिस्सा दे दिया, वहाँ दे दिया, वहाँ दे दिया, वहाँ दे दिया, तो लड़ाई एक्चुअली वो शुरू कर दी गई। उसके पीछे क्या रीजन था वो भी बात करेंगे। अब क्या हुआ कि इजराइल ने ये जितना भी एरिया था इस फ़िलिस्तीन के एरिया पे कब्जा करना शुरू किया। ठीक है, इसका रीजन जो भी था बात करेंगे। 1947 में जो था फ़िलिस्तीन इतना था, 1967 में जो फ़िलिस्तीन वो इतना बचा, ये रहा गाज़ा पट्टी। और उसके बाद जो हो गया 2020 में करंट सिचुएशन ये है कि देखिए फ़िलिस्तीन बस इतना सा बचा हुआ है। ठीक है, जो फ़िलिस्तीन है वो इतना सा बचा हुआ है। तो इतिहास के पन्नों में अगर देखिए तो बीते 50-60 साल में जो हो गया ये हाल कर दिया गया है फ़िलिस्तीन का। ठीक है, अब उसके पीछे रीजन क्या है, इसमें फ़िलिस्तीन की क्या गलती है, इजराइल ने क्या किया, उसको भी समझेंगे। लेकिन पहले ज़रूरी है कि आप पहले मैप पे समझिए पूरी तरह से। ठीक है, आप पहले मैप को समझिए कि किस तरह से इजराइल फ़िलिस्तीन का ये मुद्दा जो है ये इंडिया से जुड़ा हुआ है। ज़रा गौर से देखिए, समझिए। ये है हमारा इंडिया, ये नक्शा गलत दिखाया जाता है।
ठीक है, ये हमारा पूरा भारत है, अखंड भारत। ये देखिए, ये हमारा नेपाल वेपाल को लेके ये है हमारा भारत, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा देश है, गौर से देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा देश है, ये है इजराइल। इतना छोटा सा है कि मैप पे इसको देखना ही मुश्किल है, बहुत छोटा सा देश है इजराइल, ठीक है। अब क्या हो गया कि जरा गौर से देखिए, तो ये इजराइल जो है, इजराइल पर जो था अंग्रेजों का कब्जा था, ठीक है। जिस तरह से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आज जितने भी देश हैं टूट के बने, इन पर भी पहले क्या था, इन पर भी आपको इंग्लैंड का कब्जा था। उसी तरह से इस इजराइल जो आज मतलब जो आज जो इजराइल है, पहले का फिलिस्तीन था, इस पर भी क्या था, अंग्रेजों का ही कब्जा था, ठीक है। अंग्रेजों ने इस पर क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। जब अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर रखा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1914 में, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हो गया, इंग्लैंड की हालत ख़राब हो गई। समझिएगा बात को, इंग्लैंड की हालत क्यों ख़राब हुई, क्योंकि यहाँ पर जो है, समझिएगा बात को, ये गौर से देखिए, इंग्लैंड की हालत क्यों ख़राब हुई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये रहा आपको यूरोप महादेश, इस जगह पे आपको जो हो गया यूरोप महादेश है। तो हुआ क्या कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चे लोग, दोस्तों, कि जब भी वॉर होगा तो वहाँ से फैक्ट्रीज भाग जाएंगी, वहाँ से जो फैक्ट्रीज होंगी, जो वहाँ पर धंधा बिजनेस करने वाली जो कंपनियाँ होंगी, वो वहाँ से फरार हो जाएंगी। और यही हुआ भी, यहाँ से जो कंपनियाँ थी वो भाग के क्या हो गई, सारी इधर आ गई, अमेरिका आ गई। और अमेरिका बिल्कुल खुशहाल देश बन गया, अमेरिका जो क्या हो गया, खुशहाल देश बन गया। और इंग्लैंड से लगभग सारी कंपनियां जो कि भाग गई। इससे पता चला इंग्लैंड की हालत हो गई खराब, ठीक है। इंग्लैंड की हालत ख़राब हो गई। इंग्लैंड के पास ना पैसे बचे थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो बुरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे थे, ना ज़्यादा रिसोर्सेज बचे थे। तो इंग्लैंड ने दिमाग लगाया। हमें पता है इंग्लैंड कैसे दिमाग लगाता है, आखिर भारत पे 200 साल राज किया, तो ऑब्वियस सी बात, उसके पास बहुत खतरनाक फुट डालो राज करो वाला दिमाग होगा। इसने क्या किया, ठीक है, इसने क्या किया, ज़रा गौर से समझेंगे बात को, कि ये जो इंग्लैंड है, ये यहाँ पर आपको इंग्लैंड है, इस जगह पे देखिए, ये यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है। इसने क्या किया, फ्रांस से एक समझौता किया। इसने क्या किया, फ्रांस से एक समझौता किया, ठीक है। और फ्रांस से समझौता किया कि बोला कि देखो भैया, ये जो इजराइल है, ठीक है, ये इजराइल हम तुमको दे देंगे, तुम मुझे सपोर्ट कर दो, ठीक है। ये इजराइल है, हम तुम्हें इजराइल दे देंगे, तुम हमें सपोर्ट करो। फ्रांस बोला, अरे बाप रे, गजब का एरिया है यार, यहाँ तो पूरा तेल वाला इलाका है, सब इलाके में तो भर के तेल है। बोला हाँ हाँ बिल्कुल। तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने अपना सारा सपोर्ट जो है किसको दे दिया, इंग्लैंड को दे दिया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने इंग्लैंड की हेल्प की। उससे पहले उसने क्या किया, इसी इंग्लैंड ने, इसने क्या किया, सऊदी अरब से भी क्या कर लिया था, इससे इसने कांटेक्ट कर लिया था, ठीक है। ये जो था, इसने सऊदी अरब से क्या किया, कांटेक्ट कर लिया कि भैया देखो, हम तुमको जो है ये पूरा का पूरा इजराइल दे देंगे, ये जो इजराइल है पूरा हम तुमको दे देंगे, तो मेरा सपोर्ट करो। सऊदी अरब वाले भी खुश हो गए कि भाई हमारे पास एक इलाका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और चूंकि ये इलाका भूमध्य सागर से सटा हुआ है, तो रणनीतिक रूप से काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, तो अरब भी खुश हो गया। और उसी बीच में इस इंग्लैंड ने क्या किया, इसने आपको इजराइल में जो यहूदी हैं, जिनको हिटलर जो था वो मार काट रहा था, इसने उससे भी क्या किया, कांटेक्ट कर लिया। बोला कि देखो हम ये तुमको दे देंगे, ठीक है। अब चूंकि यहूदियों का तो कोई देश ही नहीं है, लेकिन यहूदी थोड़े बहुत जो थे जर्मनी में थे। यहाँ पर यहूदी, यहाँ पर जर्मनी इस जगह पे है, ठीक है। मैं नक्शा में दिखा दूंगा आपको, इस जगह पे जर्मनी। इसने क्या किया, जर्मनी के लोगों से, जो यहूदी लोग थे, उनसे कांटेक्ट कर लिया कि भैया देखो हम तुमको यहाँ बसा देंगे, तुम हमारा साथ दो। क्योंकि जो यहूदी लोग हैं बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी, इनकी पढ़ाई, इनके पैसे अच्छे खासे थे, जिसके कारण इन्होंने भी सपोर्ट किया। अब सारा खेल समझो कि ये इंग्लैंड ने क्या किया कि फ्रांस को भी उलझा दिया, अरब को भी उलझा दिया, और जर्मनी को भी उलझा दिया, ठीक है। और इन तीनों का सपोर्ट लेके उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या की, जीत हासिल की। चलो यहाँ से कहानी ख़त्म हुई। अब जब हुआ क्या कि अब इन तीनों ने इस पर दावा किया कि भैया अब तुम जैसे प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस के अकॉर्डिंग जो है तुम हमें इजराइल दो। तो बोला कि नहीं भाई, हम ये जो है, ये जो फ़िलिस्तीन है, ये भी हम किसी को नहीं देंगे, पहले यहाँ लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर यहाँ पर जो तो डिसाइड करेंगे कि किसको यहाँ लाना चाहिए। लेकिन इस बीच उसने वहाँ पर क्या किया, अच्छे खासे दंगे फसाद करवा दिए। अब एक बात समझो कि ये इसके लिए ये जो इलाका है, ये इलाका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इंग्लैंड के लिए ये इलाका इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, या इस पूरे एरिया के लिए, जो पूरा यूरोप महादेश है, उसके लिए ये इलाका महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि ये जितने भी इलाके हैं, गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये जितने भी इलाके हैं, ठीक है, इन सब के पास एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये जितने भी देश हैं, ये देखिए, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, ठीक है, यूनाइटेड एरिया आपको यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये जितने भी देश हैं, कुवैत, ईरान, इन सब देशों के पास एक चीज़ है जो भर भर के है, और वो क्या है, वो है पेट्रोलियम।
वो कौन सी चीज़ है? वो है पेट्रोलियम, जिसकी कि सबको ज़रूरत है, जिसकी सबको ज़रूरत है। अब अगर ये सारे इलाके जितने भी मुसलमान बेल्ट है ये सारे, अगर यहाँ पर लोग सुखी शांति से रहने लगेंगे तो ये डेवलप कर जाएंगे, और अगर ये डेवलप कर गए तो बाकी लोगों को मुँह की खानी पड़ जाएगी। ठीक है, अगर ये इलाका शांत हो गया, यहाँ के लोग पढ़ने लिखने लगे, रिसर्च करने लगे, खुद अपनी अपनी कंपनी बनाने लगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये डेवलपमेंट हो जाएगा, तो ये पेट्रोल की वैल्यू को समझेंगे, और ये पेट्रोल जो होगा किसी को खैरात में नहीं बांटेंगे। इस चीज़ के लिए यहाँ पर फिलिस्तीन में एक मुद्दा बनाया गया। इस चीज़ को ये इंग्लैंड वालों ने हमेशा ये चीज़ डिसाइड किया कि ये इलाका कभी शांत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये इलाका शांत हो गया तो इनके पास इतने संसाधन हैं, इतने मतलब जो इनके पेट्रोलियम है इनके पास, और सोना है। अभी भी देखते हैं लोग सऊदी अरब से सोना लेके आते हैं और एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं। तो इनके पास सोना और पेट्रोल इतना ज़्यादा है कि अगर ये जो देश अगर शांत रहेंगे तो ये देश बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी, अगर ये शांत रहेंगे तो ये एजुकेटेड हो पाएंगे, जो अभी इनके एजुकेशन का दर जो है वो बहुत कम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इस एजुकेशन को कम करके रखना ही इंग्लैंड वगैरह का जो था वो टारगेट था, कि भैया हम तुम्हें पढ़ने लिखने नहीं देंगे। ठीक है, कि हम तुम्हें पढ़ने लिखने नहीं देंगे। चलो समझो बात को। तो यहाँ से प्रॉब्लम क्या शुरू हुई? ठीक है, तो यहाँ से प्रॉब्लम क्या शुरू हुई कि 1948 में क्या हुआ कि 1948 में इन्होंने फाइनली क्या किया कि ये जो है यूएनओ को दे दिया। यूएनओ ने एक मिल कमीशन बनाया, और यूएनओ ने मिल कमीशन बना के इस इजराइल जो फिलिस्तीन है, इस फिलिस्तीन के ऊपर क्या किया, इन्होंने इजराइल को बसा दिया। देखो ये पहले ऐसे ये रहा पूरा का पूरा फिलिस्तीन। इजराइल के लोग तब भी यहाँ पर छिटपुट रहते थे। इजराइल में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इजराइल उससे पहले कोई देश नहीं था। जितने भी यहूदी लोग थे वो यहाँ पर बसे हुए थे, थोड़े थोड़े छिटपुट पे बसे हुए थे। 1947 के में क्या हुआ कि 1947 में यूएनओ ने क्या किया, 1947 में यूएनओ ने यहाँ पर क्या किया कि यूएनओ ने जो 44% एरिया है, जो 44% एरिया है वो क्या किया, इजराइल को दे दिया। और दिया भी तो इतने गंदे तरीके से दिया कि गौर से देखो, ये यहाँ इलाका देखो, ये ऐसे ऐसे देखो, कोई 44 कहता है, कोई 48 कहता है। ठीक है, ये इलाका देखो, गौर से देखो कि ये छोड़ा इन्होंने किसको, इन्होंने दे दिया इजराइल को, और ये बीच में इस तरह से फिलिस्तीन को छोड़ दिया। और ये जो बीच में इलाका है ये रहा यरूशलेम। इसने बोला कि भैया ये ना इजराइल के पास होगा ना फिलिस्तीन के पास होगा, इसको यूएनओ ऑपरेट करेगा। समझिएगा बात को, ये जो फिलिस्तीन है, ठीक है, और अब इसमें क्या किया, इजराइल बना दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि यूएनओ ने कभी भी इस मुद्दे को सुलझाना ही नहीं चाहा। आप खुद सोचिए कि इन्होंने बाद में जो देश आया, जो बाद में देश आया इजराइल जो बना, उन्होंने क्या किया, इजराइल को मान्यता दे दी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इजराइल को मान्यता दी। ये जो यूएनओ था, इन्होंने इजराइल को मान्यता दे दी। ठीक है, बोला कि हाँ भैया हम तुमको देश के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वहीं पर जो फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन लिखा जाता है, इन्होंने फिलिस्तीन को बोला कि हम तुम्हें देश की मान्यता नहीं देते हैं। अब समझिए बात को। ठीक है, मैंने बार बार बोला ये अस्तित्व का संकट है, जहाँ पर कि अगर गए, अगर छूटा तो फिर रहेंगे कहाँ, इस चीज़ का संकट है। जो यहूदी लोग थे उनके साथ समस्या थी कि उनके पास कोई देश नहीं था, क्योंकि जर्मनी जब उनको मारा गया तो वो बाहर गए, तो उनके पास कोई देश नहीं था। आज भी जो है पूरे दुनिया में कोई भी यहूदी बच्चा पैदा होता है वो ऑटोमेटिकली जो होता है वो इसराइल का जो होता है वो ये बन जाता है, बासिंदा बन जाता है, नागरिक बन जाता है। ठीक है, तो यूएनओ ने यहाँ सबसे गलत क्या किया, यूएनओ ने यहाँ पर ये किया कि देखो यूएनओ में जब तक कोई देश रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक वो देश का दर्जा पा ही नहीं सकता है। जब तक कोई देश यूएनओ में रजिस्टर्ड ना हो, देख रहे सारे देशों के झंडे लगे रहते हैं, तो यूएनओ में जब तक कोई देश रजिस्टर्ड ना हो तब तक उसको देश का दर्जा मिल ही नहीं सकता। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यूएनओ ने इजराइल को दिया ही नहीं। ठीक है, इजराइल को इन्होंने जो है देश का दर्जा दिया ही नहीं। इस इंफॉर्मेशन को देखिए, ऑन 23 सितंबर 2011 प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास ऑन बिहाफ ऑफ द पीएलओ सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ पैलेस्टीन इन द यूनाइटेड स्टेट। जरा गौर से देखिए इस बात को। ये कह रहा है कि भैया 23 सितंबर 2011 को जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अब्बास, उन्होंने क्या किया, पीएलओ सबमिट किया कि भैया हमें जो है आपको यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप दो। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप दो। ऑन 29 नवंबर 2012 द जनरल असेंबली ग्रांटेड, कि 2012 में क्या हुआ, गौर से देखिएगा, 2012 में जो जनरल असेंबली है उन्होंने ग्रांट किया कि पैलेस्टीन नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट स्टेटस। ये देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, नॉन मेंबर ऑब्जर्वर, कि भैया हम आपको मेंबर नहीं बना सकते, आप बाहर ही रहिए, बाहर से रह के आप ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, लेकिन आपको मेंबर की सीट नहीं दी जा सकती है। सारी प्रॉब्लम। अब देखिए ये कब की बात है, 2012 की बात है, ये 2012 की बात है, ये रिसेंट 8-10 साल पहले, कि 8-10 साल पहले जो है इसको फिलिस्तीन को दिया ही नहीं है अभी तक, ये यूएन का जो मेंबर ही नहीं बना है।
ठीक है, सोचो जो यूएन का मेंबर नहीं तो वो देश नहीं, मतलब जो देश पहले से था, जो देश पहले से था उसको कोई मान्यता नहीं दी गई। लेकिन वहीं पर जो फिलिस्तीन, ये जो इजराइल है, ये इजराइल का झंडा है, और इजराइल को इन्होंने क्या किया कि इजराइल फुल मेंबर है। देखो इजराइल जो है फुल मेंबर, और कब से, 1948 में देश बना के 1949 में उसको क्या किया, देश का दर्जा भी दे दिया। ठीक है, उसका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी है गिलाड एर्डन इस टाइम में। तो अब यहाँ समस्या को समझ में आ रहा होगा आपको कि फिलिस्तीन जो कि देश वहाँ पहले से था, जो देश वहाँ पहले से था, उस देश पर ठीक है अंग्रेजों ने कब्जा किया था, उस देश को रिलीज करना था, उस देश को रिलीज करना था कि भाई ठीक है, अपनी जैसे जैसे भारत रिलीज हुआ वैसे ही फिलिस्तीन को भी रिलीज करना था कि जाओ तुम अपना जियो, अपना ज़िंदगी, अपना सरकार बनाओ, सेना बनाओ, जो करना करो। लेकिन अब क्या हुआ कि वहाँ पर लाके इसराइल को बसाया गया, इसराइल को मान्यता दी गई, और मान्यता दी गई लेकिन फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी गई। ये तो वही वाली बात हुई कि मेरे घर में किसी को लाके बिठा दें और उसको बोले कि ये सारी ज़मीन तुम्हारी है, और मुझे बोले कि तुम बाहर निकल जाओ। चलिए, अब यूएनओ ने यहाँ पर जो क्या किया था, यूएनओ ने बहुत चालाकी से, बहुत समझदारी से यूएनओ ने क्या किया था कि इस देश को जो बांटा, ठीक है, इस देश को जो बांटा तो उन्होंने क्या किया, गौर से देखिए, 48% यहाँ दिया। बाद में धीरे धीरे क्या हो गया कि जो इजराइल ने इस पूरे एरिया पे कब्जा करते गए, और आज के रेट में जो है 2020 में सिर्फ 12% एरिया पे जो है फिलिस्तीन बचा हुआ है, सिर्फ 12% एरिया पे फिलिस्तीन बचा हुआ है। अब समस्या ये आती है, अब थोड़ा समझिए बात को, इन दोनों के साथ समस्या है। फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन के लोग हैं कि भाई हमारा देश है, हम कहाँ जाएं। फिलिस्तीन के लोगों का सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई हमारा देश है, हम कहाँ जाएं। और इजराइल कह रहा है कि भैया मेरा भी तो कोई देश नहीं, हम कहाँ जाएं। तो ऐसे सिचुएशन में तो दोनों को मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है, फिलिस्तीन के लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई इजराइल जो है, इजराइल तो बहुत शक्तिशाली था, सोचो अगर उससे दोस्ती कर लेते हैं फिलिस्तीन वाले। इजराइल ऐसा नहीं कि उनका कोई फितरत नहीं कि भाई हम किसी को मार ही देंगे, लेकिन उनको अपने अस्तित्व की रक्षा करना। एक तो बहुत छोटा सा है, बहुत सघन सा देश है, ठीक है, और वहाँ पर जो इजराइल के यहूदी लोग रहते थे, तो उन्होंने कहा कि भैया आप हमें देश की मान्यता दे दो और प्यार से रहो, हम आपको सारी टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको पढ़ने लिखने में हेल्प करेंगे, सारी आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो होता है अस्तित्व के साथ साथ यहाँ पर अहम वाली बात होती है, हम समझते हैं ना, तो अहम बोले तो आपको ईगो। इनको लगा कि भाई हमारे देश में घुस के कोई देश कैसे रह रहा है, भाई तुम्हारा देश तो गुलाम था, अगर तुम यहाँ पर इससे समझौता कर लेते। समझ, देखो रियलिटी पे आ जाओ, ये मत सोचो कि क्या करना चाहिए। अगर हमारा दुश्मन हमसे बहुत ताकतवर है, उससे दोस्ती करने में हमारी भलाई, हमारे बच्चों की भलाई है, हमारे समाज की भलाई है। आज सोचो फिलिस्तीन के लोग अगर इनसे नहीं लड़ते, इनसे इसी जगह पे समझौता कर लेते, हाँ भैया ठीक है तुम यहाँ रहो, हम यहाँ रहें, हम तुमसे कोई विवाद नहीं करें, भाई भाई प्रेम भाव से रहेंगे, उसके बदले से डिमांड कर लेते कि हाँ तुम हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, हमारा एजुकेशन का खर्चा तुम उठा दो। क्योंकि फिलिस्तीन पहले से गरीब था, अगर वो इस समय इसको देश की मान्यता देने के बदले इससे क्या करता है कि बोलता हाँ तुमको देश की मान्यता दी है, चलो हमको भी जो है तुम संपत्ति दो, चाहे पढ़ने लिखने में हेल्प करो, चाहे प्रॉपर्टी दो जिसके बिहार पे हमारे बच्चे पढ़ के आगे बढ़ सकें, जॉब क्रिएट करो। ऑब्वियस सी बात है आज ये देश बहुत खुशहाल होता। लेकिन यहाँ के लोगों ने भी लड़ने का ऑप्शन चुना, और सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये है कि ये भला कैसे लड़ सकते हैं इससे। इनके पास बहुत टेक्नोलॉजी है, जो इजराइल है इसके पास बहुत टेक्नोलॉजी है, अभी मैं बात करेंगे उसके बारे में। इनके पास हद से ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, जबकि फिलिस्तीन के पास क्या है, क्या ये पत्थरों और लाठियों से मारपीट करेंगे। आप एक बात को याद कीजिए दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि महात्मा गांधी गरम दल का समर्थन क्यों नहीं करते थे? कभी सोचा है आपने? क्यों नहीं सोचा? आप ये बताओ कि महात्मा गांधी को नहीं पता था क्या कि जो इंग्लैंड है उसके पास एक पर एक हाईटेक हथियार है, उसके पास वो बड़े बड़े तोपे वहाँ से मारेगा, पूरा एक बार में जो है लोगों को मार देगा। हमारे जो पूज्य जो क्रांतिकारी लोग हैं जिनको आज हम नमन करते हैं, तो उनको तो वो मार देता, ऐसे मार देता, उनको मारता, उनके बच्चों को मारता, उनकी महिलाओं को मारता। जबकि हमारे पास क्या था, हम किससे लड़ते? क्या हम गुरिल्ला तकनीक से लड़ते? क्या हम मतलब बंदूकों से लड़ते? इसलिए महात्मा गांधी ने बोला कि नहीं, हम जो है अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे। हालांकि जब बाद में भारत छोड़ो आंदोलन की बात, उसमें सबसे ज़्यादा लोग मरे, तो बात वहाँ नहीं थी। आज लोग गांधी जी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन गांधी जी की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप समझना पड़ेगा कि अगर गांधी जी नहीं होते तो इस देश की तस्वीर कुछ और होती, क्योंकि हथियारों के बल पर तो हम इंग्लैंड से नहीं जीत सकते थे। ठीक है, हथियारों के बल और जान दे के जीतना। अब सोचो जलियांवाला हत्याकांड में इतने सारे लोग मर गए, ठीक है, हम उसका रिवर्ट कर पाए? बहुत उस लेवल पे नहीं कर पाए। ठीक है, हमारे गरम दिल के नेता थे, उन्होंने जाके अंग्रेज़ों को मारा, लेकिन जो देश को आज़ादी मिली वो कहीं ना कहीं शांति के रास्ते पे चल के मिली। और यही हमारी खासियत है जो हमें पाकिस्तान जैसे फालतू के देशों से अलग करती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों से जो भारत को महान बनाता है, भारत को एक अलग पहचान देता है, वो है हमारा अहिंसा का रास्ता। खैर, हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। तो अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जो है, एक बार फिर से देख लीजिए कि ये जो देश है, ठीक है, ये देश यहाँ पर है कौन? आपको ये इजराइल, ठीक है, और इसके बीच में फिलिस्तीन छोटा सा छुपा हुआ है।
ठीक है। इस पूरे इजराइल के बीच में फिलिस्तीन क्या हुआ है, छुपा हुआ है। भारत से भी काफ़ी इजराइल को इंटरेस्ट है, क्योंकि भारत में भी होता है इजराइल को काफ़ी सारा, मतलब इजराइल की दोस्ती भारत से बहुत अच्छी है। इजराइल बहुत हाईटेक हथियार बनाता है, तो भारत के लिए भी इससे दोस्ती अच्छी है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है कि भारत खुल के समर्थन कर नहीं सकता इजराइल का। भारत जो है खुल के इजराइल का समर्थन कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर भारत इजराइल का खुल के समर्थन करेगा, समझिए बात को, भारत अगर इजराइल का खुल के समर्थन करेगा तो इजराइल ने बेसिकली क्या किया, इन इलाकों पे कब्जा किया है, इन इलाकों पे कब्जा किया है। आज अगर भारत इजराइल का खुल के समर्थन कर दे तो पाकिस्तान में लड़े, बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम जो पीओके कब्जा किए हैं वो भी सही है। उधर से चाइना बोलेगा हम जो अक्साई चीन कब्जा किए हैं वो भी सही है, ठीक है। तो इसलिए भारत खुल के इसका समर्थन नहीं कर पाता है, ठीक है। अब आगे समझेंगे। देखिए, बिल्कुल बायस्ड होकर समझिए, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ जो रियलिटी है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि देखो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन को अभी तक यूएनओ में देश का दर्जा नहीं मिला है, जबकि जो आपको इजराइल है इसको उसी समय में देश का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। अब आगे समझेंगे। ये रहा फिलिस्तीन के रिसेंट का कंडीशन, ठीक है। बहुत ही बुरा, बहुत ही आपको वेदना से भरा हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह चाहे लोग कहीं भी हों उनका मानवाधिकार होता है। निश्चित रूप से आज इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो भी वॉर हो रहा है वहाँ पर लोगों के मानवाधिकार का बुरी तरह से हनन हो रहा है। देख सकते हैं ये स्थितियाँ हैं, ठीक है, फिलिस्तीन की ये स्थितियाँ हैं। यहाँ देखिए फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहा है ये, और ये बहुत ही बुरा कंडीशन है जो कि इस समय चल रहा है, ठीक है। अब इसी बीच में जो है रिसेंटली यहाँ पर फिलिस्तीन में एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम हमास है, ठीक है। चूँकि फ़िलिस्तीन के पास अपना कोई जो है अपनी कोई सेना नहीं है अपनी, चूँकि वो देश ही नहीं है तो ना उसके पास अपनी सेना है ना उसका कोई रक्षा बजट है। वहाँ तो लोग भूखे मरते हैं, खाने पीने के लिए मरते हैं, उनके पास हैं ही क्या, पढ़े लिखे तो लोग वहाँ हैं नहीं। और चूँकि इंटेंशनली उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। देखिए सारा दुनिया में जो खेल होता है ना वो पढ़ाई लिखाई के ऊपर होता है। आज आप अगर पढ़े लिखे नहीं तो आपको लोग पक्का है कि आपको दबा के मार देंगे। आप पढ़ लिख लीजिए, एजुकेटेड हो जाइए, आपको कोई नहीं छू सकता, ये गारंटी है। भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको सही मायने में समझना होगा। अगर आप पढ़ते लिखते नहीं है तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। देखिए इधर ये जो हमास है, ठीक है, ये हमास इसने क्या किया, रॉकेट दागे, ठीक है। अब सबने बोला 1000 रॉकेट दाग दिया, 1200 रॉकेट दाग दिया, 1500 रॉकेट दाग दिया। इससे इजराइल को ज़्यादा क्षति नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि इजराइल के पास एक आयरन डोम्स नाम का सिस्टम है। ये आयरन डोम्स नाम का जो सिस्टम है, ये आयरन डोम्स क्या करता है कि इस तरह से रॉकेट छोड़ता है और दूसरे साइड से आने वाले रॉकेट को हवा में ही मार के गिरा देता है। ये टेक्नोलॉजी है जो इजराइल के पास है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। सभी देश ये टेक्नोलॉजी चाहते हैं। तो ये एक तरह का सुरक्षा कवच बना के रखता है अपने देश के ऊपर, ठीक है। ये अपने देश के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना के रखता है कि मान लीजिए ये जैसे गाजा पट्टी है, ठीक है, ये गाजा पट्टी है जो इलाका जहाँ से हमास ऑपरेट कर रहा है। अब यहाँ गाजा पट्टी से कोई मिसाइल छोड़ा, इसने क्या किया, सीधे मिसाइल मारा और उस मिसाइल को क्या किया, उड़ा दिया। तो अब एक साथ 1000, 1200, 1500 रॉकेट छोड़ने का रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि इस सिस्टम को धोखा दिया जा सके। ये जो सिस्टम है इजराइल के पास, ठीक है, ये जो रडार जो टेक्नोलॉजी है इसके पास, इसको धोखा दिया जा सके, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक साथ 1000, 1200, 1500 ये छोड़ दिए, रॉकेट छोड़ दिए, ताकि उसका जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो इसको रीड ना कर पाए और कुछ वहाँ पर गिर जाए। आप सोचो नहीं, 1000, 1200, 1500 रॉकेट छोड़ने के बाद भी वहाँ लोगों की मौत कितनी हुई है, 2, 4, 10, 5 ऐसे करके मौत हुई है। लेकिन उसके जवाब में जब इजराइल हमला करता है तो यहाँ पर तबाही मचा देता है। जब इजराइल हमला करता है तो यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर जो है बुरी तरह से तबाही मचा देता है। देखिए ये इस तरह से डोम सिस्टम इस तरह से काम करता है, आयरन डोम, और उनके सारे हथियार को मार के गिरा देता है। अब समझने की बात है कि रिसेंट में जो जितना सारा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, रिसेंट में जितनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम के जड़ में क्या है? सच्चाई बताऊं, उसके जड़ में धर्म है, ठीक है। धर्म का मुद्दा बना के ये सारा खेल खेला जा रहा है, ठीक है। समझेंगे कैसे? देखिए इजराइल के बीचों बीच, या यूँ कहिए फिलिस्तीन के बीचों बीच एक जगह है, ठीक है, और वो जगह कौन है? वो जगह है आपको ये जेरूसलम, ठीक है। ये जो है ये जेरूसलम है। अब ये जेरूसलम जो है ये आपको फिलिस्तीन के पास बीचों बीच था, लेकिन इस पर जो है यूएनओ का कब्जा है, इस पर यूएनओ जो है अपना आधिपत्य जमाए हुए है। ये जो फिलिस्तीन, ये जो यरूशलेम है, छोटा सा एरिया, बहुत बड़ा एरिया नहीं है। यहाँ पर ईसाई, मुसलमान और यहूदी तीनों का जो है आपको पूजा स्थल है, या यूँ कहिए कि यहाँ पर उनका पवित्र स्थल है। क्या है भाई, समझेंगे इस बात को। देखिए ये इजराइल, मतलब ये जो बीच में जो है यरूशलेम, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं,
ये हो गया आपको वेनिंग वॉल या वेस्टर्न वॉल कहते हैं इसको। ये वेस्टर्न वॉल जो है यहूदियों का बहुत बहुत नहीं सबसे बड़ा जो है ये उनका पूजा स्थल एक तरह का। वो यहाँ क्या करते हैं कि ये दीवार के पास खड़े होकर दीवार पे सर रख के वो मन्नत मांगते हैं, वहाँ पर वो अपनी दुआएं मतलब जो है करते हैं अपने ईश्वर से, इब्राहिम से। तो ये उनका बहुत ही पवित्र स्थान है, ठीक है। ये क्या हो गया कि यहूदियों का जो है बहुत पवित्र स्थान है। ये जो हो गया ये यहाँ जो है ये जो है ईसाइयों का भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूजा स्थल है, ठीक है। यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर जो है जो ईसा मसीह थे उनका जन्म हुआ था। ये मतलब जैसे समझिए हमारे लिए जो अयोध्या का इम्पोर्टेंस है वैसे ही ईसाइयों के लिए इस चर्च का मतलब उपयोग है। और ये जो हो गया ये है मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद अल अक्सा। अल अक्सा मस्जिद जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये मुसलमानों का तीसरा सबसे बड़ा जो है आपको पवित्र स्थल है। यहाँ वो मानते हैं कि उनके जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने अपना जो था उपदेश यहाँ से दिया था। तो ये तीनों ही देशों मतलब तीनों के लिए ही जो होते हैं ये आपको एक बहुत ही पवित्र स्थल है। अब पता नहीं ये कितना पवित्र है या क्या इस पर जो है रिसर्च हुए हैं, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये तीनों देशों मतलब इन देशों की लड़ाई का जो हो गया एक मुख्य वजह बना हुआ है। चलिए ठीक है, देखिए अब समझेंगे इसके इतिहास को, ठीक है। अब इसके इतिहास को समझेंगे कि इसके इतिहास में कहाँ समस्या हो रही है। देखिए इज़राइल जब जैसे ही बना, ठीक है, जैसे ही इज़राइल बना वैसे इज़राइल का बनना जो था अरब देशों को खटक गया। अरब देश बोले यार कैसे इज़राइल बनाया जा सकता है, यहाँ तो फ़िलिस्तीन था, यहाँ पर 1948 1949 में तुम मतलब इज़राइल को घुसा दे रहे हो, उसको सारा जो है एरिया कवर करके दे रहे हो वो भी इस तरह से। तो अरब को बोला धोखा हो गया। सारे जो अरब कंट्रीज़ थे उन्होंने इस बात का विरोध कर दिया और बनते के साथ जो है यहाँ पर है आपको 1948 1949 में ही यहाँ पर विवाद शुरू हो गया और यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई। एक साथ 6 देशों ने मिलकर क्या किया, इस पर हमला कर दिया। देखिए इस नक्शे को देखिए, ये रहा इज़राइल, ठीक है, समझिए बात को। ये जो इज़राइल है ये जो इज़राइल है, देख रहे हैं, इज़राइल बोलिए फ़िलिस्तीन बोलिए आपकी मर्जी है, ठीक है। ये रहा, इस पर क्या किया, सब ने मिलकर हमला कर दिया। इधर से जॉर्डन, इधर से सीरिया, लेबनान, इधर से सऊदी अरब, इधर से इजिप्ट, इन सब देशों ने मिलकर क्या किया, इस पर हमला कर दिया। देखिए देख रहे हैं, ये जो लाल रंग का निशान है वो दिखा रहा है कि भैया देखिए अलग अलग डायरेक्शन से क्या किया, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से हमला किया गया, ठीक है। इस पर ज़बरदस्त तरीके से हमला किया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भाई जो यहूदी लोग थे उनके पास तो अस्तित्व का संकट था कि अगर वो यहाँ से निकल गए, यहाँ से गए तो वो जाएंगे कहाँ, ठीक है। और उस समय में ये बात इन जो अरब देशों के नाक का सवाल था कि भैया मेरे इलाके में लाके कैसे घुसा दिया दूसरे देश वाले को, तो इनके नाक का सवाल हो गया। इन्होंने क्या किया, 6 देशों ने मिलकर हमला कर दिया इसके ऊपर। और इसने क्या किया, इज़राइल के पास टेक्नोलॉजी थी, दिमाग था, पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड और बिल्कुल ही वो मतलब डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं। कभी आपको इज़राइल के बारे में पढ़ना हो, कभी पढ़िए तो आपको पता चलेगा। इसने क्या किया, 6 के 6 देशों को मार के हरा दिया, ठीक है। इसने सारे देशों को मार के हरा दिया, कोई भी देश इससे नहीं जीत पाया। और यहीं से शुरुआत हुई इज़राइल के ज़मीन कब्जा करने की। जिससे उसको हराया उसका ज़मीन क्या किया, कब्जा कर लिया। तो 1948 में सबसे पहले ये लड़ाई हुई, ठीक है। उसके बाद अगली लड़ाई जो हुई, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नेक्स्ट लड़ाई हुई 1956 में। 1956 में अगली लड़ाई हुई जिसको स्वेज क्राइसिस भी कहते हैं। 1956 में जो लड़ाई हुई इसको क्या कहते हैं, हम लोग स्वेज क्राइसिस भी कहते हैं। समझेंगे क्या खेल था यहाँ पर इस अखबार की कतरन को देखिए। इज़राइल आर्मी इन्वेड्स इजिप्ट, कि इज़राइल की जो आर्मी थी उसने इजिप्ट पे हमला किया। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैप पे जाना होगा आपको, ठीक है। आपको इसके मैप को समझना होगा। देखिए इसके मैप को समझे बिना आप इस खेल को नहीं समझ सकते हैं। गौर से देखिए, ये जो हो गया, देखिए शांत हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। ये जो देश है ये है हमारा इज़राइल, ठीक है। ये जो देश है ये इज़राइल है, ठीक है। और ये इज़राइल के साथ ये रहा इजिप्ट, देखिए जिसको हम मिस्र कहते हैं। क्या कहते हैं, एकदम ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं मिस्र, ठीक है। ये कहते हैं मिस्र। अब देखिए जरा भारत यहाँ पर है, गौर से देखिए, ये भारत है। तो ये एक रास्ता है यहाँ पर, ये देखिए ये जो हो गया ये एक रास्ता है जो जिबूती से होके गुजरता है और एक खाड़ी से होके गुजरते हुए रेड सी होके यहाँ से आता है। और क्या किया है, इजिप्ट ने इस जगह को काट करके यहाँ स्वेज नहर बना दिया है। इजिप्ट ने क्या किया, इस जगह को काट के, जिसके कारण के बेचारे का ये इलाका जो हो गया यूरोप में चला गया और ये इलाका जो हो गया एशिया में चला गया। लेकिन उसने क्या किया, इस बीच के एरिया को काट के यहाँ पर नहर बना दिया है। ये जो नहर आप देख रहे हैं ये स्वेज नहर है, ये यहाँ पर बनाया गया है,
ठीक है, ये नहर जो है यहाँ पर बनाया गया है। तो समझिएगा बात को कि यहाँ हुआ क्या 1956 के वॉर में, कि 1956 के वॉर में यहाँ पर जो है इस एरिया को काट करके जो है यहाँ पर क्या बना दिया गया, स्वेज नहर बना दिया गया है। इजिप्ट ने घोषणा कर दी कि भैया हम जो है इजराइल के जो जहाज़ जाते हैं हम उसको नहीं जाने देंगे, वो घूम के जाए। अब आप बोलोगे सर इसको घूम के जाने में क्या समस्या है, तो समझिएगा बात को कि घूम के जाने में क्या समस्या है। अगर इजराइल के जहाज़ घूम के जाएँ तो समस्या क्या होती है वो समझिए। ये देखिए, इजराइल के अगर जहाज़ घूम के जाएं तो क्या समस्या होगी। देखिए, अगर इजराइल के जहाज़ जो घूम के जाएं तो समस्या क्या होगी, ज़रा गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए, ये मान लो जैसे भारत है, ये रहा हमारा भारत और ये रहा इजराइल, ठीक है, ये यहाँ इजराइल एकदम बिल्कुल स्वेज नहर के कॉर्नर पे अटका हुआ। अब अगर यहाँ से कोई जहाज़ जाता है तो बहुत आसानी से वो क्या करेगा, इस रास्ते से रेड सी होके पहुँच जाएगा, ठीक है, ये स्वेज नहर पार करके तुरंत इजराइल पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो ये चाइना भारत से होके जाने वाले जहाज़ों को इस इलाके से घूम के जाना होता, ये ऐसे। और आपको पता है ये कितना मुश्किल है, क्योंकि इसी रास्ते में सोमालिया पड़ता है, ठीक है, ये जो हो गया केप ऑफ जो गुडोफ है, ये आपको मेडागास्कर, ये सारे ऐसे जो अफ्रीका के करीब देश हैं जहाँ पर आज भी क्या होता है कि वहाँ पर डाकू लोग, समुद्री डाकू यहाँ पर रहते हैं। तो ये पूरा रास्ता घूम के जाना मतलब 7000 किलोमीटर का रास्ता अलग से तय करना पड़ता, जिसमें 15-17 दिन लग जाता। आपको पता है स्वेज नहर भी ब्लॉक हुआ था, सारे रास्ते ये जहाज़ इधर से घूम के जा रहे थे। तो इस बात पे क्या किया कि जो इजराइल ने क्या कर दिया कि जो आपको इजिप्ट के इस एरिया पे हमला कर दिया, और फाइनली इजिप्ट पे हमला किया। तो ये जो इजिप्ट ने था क्या किया, इसने रसिया से कांटेक्ट किया कि भैया देखो हमको जो है इजराइल हमला किया है। उसने इजराइल को धमकी दी कि देखो परमाणु बम गिरा देंगे, और फाइनली दोनों लोगों ने सेटलमेंट किया। लेकिन सेटलमेंट इस बात पे हुई कि इधर का कोई भी जहाज होगा उसको जो इजिप्ट है वो पार करने देगा स्वेज नहर से, ठीक है। तो दूसरा वॉर भी इस तरह जो हो गया वो फाइनली इसने जीत लिया, ठीक है। जो दूसरा वॉर था इसको भी इसने जीत लिया। अब फिर बात करते हैं, देखिए इसके बाद तीसरा वॉर आया, ठीक है। इसके बाद तीसरा वॉर आया 1967 का वॉर। 1967 में 6 डे वॉर हुआ। 1967 में क्या हो गया, 6 डे वॉर हुआ। इसमें भी 4 से 5 देशों ने मिलकर किया कि इजराइल पे हमला किया, ठीक है। इस बार घेर लिया इजराइल को बुरी तरह से, इजराइल को बुरी तरह से घेर लिया। इजराइल ने फिर से क्या किया, इतने बम मारे, इतने बम मारे, इतने बम मारे, जबकि रियलिटी ये थी कि ये जितने देश थे, ठीक है, इसमें फिलिस्तीन भी था, इन सब के पास देखिए गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा इसके पास टोटल 2504 टैंक थे, जबकि इजराइल के पास क्या थे, 800 टैंक थे। इनके पास जो सेना थी वो 5,47,000 की सेना थी, इसके पास 2,64,000 की सेना थी। इसके पास जो एयरक्राफ्ट थे 957, इसके पास 250 से 300 एयरक्राफ्ट थे। उसके बावजूद भी काफ़ी रणनीति के साथ इसने क्या किया, इन सारे देशों को हरा दिया, ठीक है। यहाँ भी भयानक मारकाट हुई, बहुत मारकाट हुई, मतलब इतनी लाशें गिरी कि कोई कहने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट 1973 में भी वॉर हुआ, नाम था इसका यॉम किपुर वॉर, ठीक है। इस वॉर में भी क्या हुआ कि इजराइल को बुरी तरह से घेरा गया, ठीक है, इजराइल को बुरी तरह से घेरा गया। ये देखिए, ये रहा इजराइल, ये जो इजराइल देख रहे हैं आप, ये, ठीक है, इजराइल को यहाँ घेरा गया, इजराइल को यहाँ घेरा गया। देखिए ये वेस्ट बैंक है, ये आपको गाजा पट्टी, जिसका नाम बार बार सुनते हैं, इसको भी क्या किया, चारों तरफ से घेर के इस पर क्या किया गया, इस पर वॉर किया गया। सिनाई ये जो है ये इजिप्ट का इलाका है, ठीक है, जहाँ पर यहाँ से स्वेज नहर निकाला गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, बहुत वॉर हुआ, बहुत गंदे तरीके से। लेकिन इसने क्या किया, इजराइल ने फिर से यहाँ जीत लिया। और उसके बाद सबसे खतरनाक वॉर हुआ आपको 1982 में, जिसको लेबनान वॉर कहते हैं। यहाँ पर जो है इन्होंने दिखा दिया कि भाई मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इन्होंने इतनी बुरी तरह से मारा, इतनी बुरी तरह से लेबनान में घुस के मारा। देखिए लेबनान है कहाँ, तो लेबनान की पोजीशन को आपको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। लेबनान यहाँ पर है, ये रहा लेबनान, ये ऊपर में लेबनान रहा। इस लेबनान ने छोटा सा देश था ये पता चला सारे तो हार चुके थे, इसको अलग से इसको मतलब पता नहीं कौन सा गुस्सा आया, इसने क्या किया कि इजराइल पे हमला किया, अचानक से हमला किया। लेकिन इसके पास ज़्यादा कुछ तो थे नहीं। मैंने पहले ये बोला कि इस एरिया के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा है, इनके पास ना एजुकेशन है ना टेक्नोलॉजी है, इनको हराना इजराइल के लिए बाएं हाथ खेल था। लेकिन इजराइल ने जो यहाँ पर किया वो बिल्कुल गलत किया। इजराइल ने जब यहाँ पर अटैक किया तो इसने बिल्कुल भी नहीं देखा कि यहाँ पर बच्चे मर रहे हैं, हॉस्पिटल या स्कूल। एक तरफ से इतने बम गिराए कि पूरे इजराइल का उसने जो पूरे लेबनान की हालत ख़राब कर दी, ठीक है। लेबनान को बुरी तरह से हराया, लेबनान एकदम बुरी तरह से घुटने पे आ गया। इतना मारा बच्चे बूढ़ों को कि उस समय के पेपर देखिए इस तरह के जो लिखा जाता था एरियल शेरॉन के बारे में कि बूचर ऑफ द लेबनान, इस तरह से लिखा जाता था। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये जो इतिहास है ये बहुत ही गंदा इतिहास है, ठीक है। ये इतिहास है शक्ति, ठीक है, और बेचारगी की लड़ाई का।
आप इसको क्या किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं ये आप देखो, लेकिन मेरी नज़र में अगर आप इसको देखो तो इस लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक शक्तिशाली व्यक्ति से दोस्ती कर ली जाती है, आप उसे दोस्ती कर लेते। अगर आज जो फ़िलिस्तीन के लोग थे अगर वो उसको मान्यता दे देते कि हाँ भाई ठीक है, हम नहीं जाएंगे तुमसे लड़ने, नहीं जीत सकते। आप मान लीजिए ना कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, मान लीजिए ना कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, क्यों लड़ने जा रहे हैं, क्यों अपने बच्चों को मरवा रहे हैं? अगर कोई है इतना पावरफुल तब से दोस्ती कर लीजिए, ताकि वो आपके लिए और अच्छा होगा। सोचो कि अगर हम अपना एरिया देकर भी एक बहुत बड़े पावरफुल आदमी को अपने घर में हम बसा लेते हैं, जिससे कि वो आने वाले टाइम में मेरे लिए हेल्पफुल रहे, और उससे हम ट्रीटी कर लेंगे, संधि कर लेंगे, ना तुम्हारे यहाँ घुसोगे ना तुम हमारे यहाँ घुसोगे। तो इस तरह की ट्रीटी से इन देशों का काफ़ी विकास था, क्योंकि इजराइल के पास ना तो पैसे की कमी, ना तो आपको किसी तरह के आपको उसके पास रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, वो देश इतना पढ़ा लिखा, इतने एजुकेटेड है कि छोटा सा देश हो के भी पूरे मतलब बड़े से बड़ा देश को हरा नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट है, अब आप बोलोगे ये सारे वॉर, और अभी रिसेंट वॉर जो हो रहा है 2021 में हो रहा है, जिसको कि आप अभी लोग देख रहे हैं कि हमास जो है गाजा पट्टी से लगातार क्या कर रहा है, उस पर अटैक कर रहा है। अब आप यहाँ समझो कि इस चीज़ में अमेरिका इंग्लैंड का क्या फ़ायदा है। तो अमेरिका इंग्लैंड का फ़ायदा ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है अमेरिका इंग्लैंड का, कि मैंने पहले भी बोला कि ये जो टोटल एरिया है, ठीक है, ये जो टोटल एरिया है ये रिसोर्सेज की खान है, इसके पास दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं। क्या रिसोर्सेज इनके पास? इनके पास रिसोर्सेज है पेट्रोल और सोना, बहुत ज़्यादा है। अगर ये पेट्रोल और सोना ये लोग यूज करना सीख गए, ये सारे देश जितने भी हैं, ये सऊदी अरब, यमन, ओमान, ठीक है, यूएई, ईरान, अफगानिस्तान तो खैर भारत इसमें नहीं आता है, खाड़ी देश में नहीं आता है, सूडान हो गए, ये भी नहीं आता है, ये वाले एरिया है बेसिकली। ये देखिए, ये रहा आपको सऊदी, ये जो अरबियन कंट्री है वो ये रहा, ठीक है, ये यहाँ पर ये वाले, ये सारे अरब कंट्री में आते हैं। ठीक है, और अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? इनके साथ प्रॉब्लम इनकी खासियत ये है, ईरान को भी ले लीजिए, कि इन सबके पास बहुत दुनिया भर का तेल है। ठीक है, इनके पास तेल है, सोना है। तो ये जो है अमेरिका और इंग्लैंड वाले इनको बार बार लड़ाते रहते हैं, सिया सुन्नी के नाम पे लड़ाते हैं। अब सोचो ना, ये जो है ईरान और ईरान और अरब के बीच लड़ाई करवा देते हैं ये लोग। यहाँ पर सिया है, यहाँ सुन्नी है, ये सिया सुन्नी के नाम पे लड़ जाते हैं। इनको पता ही नहीं कि भाई आपकी लड़ाई का जो है फ़ायदा है कोई और उठा रहा है। ठीक है, निश्चित रूप से जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आप एजुकेटेड नहीं होंगे, आपको समझ नहीं होगी चीज़ों को, तो लोग आपको लड़ाएंगे, धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, और बहुत मज़े से आपके सारे रिसोर्सेज उठा के लेके चले जाएंगे। और जिस दिन इन देशों का तेल खत्म हो गया ना, जिस दर से यहाँ से तेल निकल रहा है, जिस दिन यहाँ का तेल खत्म हो गया ना, उस दिन के बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। पीने का पानी तक नहीं, उनको पीने के पानी तक के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, आप इसको किस तरह से देखते हैं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये इजराइल फिलिस्तीन की जगह पे आके बसा है, इसको भी प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए था, इतना मारकाट नहीं करना चाहिए था। अब समस्या समझिए दूसरा, कि इससे भारत पर क्या असर पड़ता है, इस सारे प्रॉब्लम का भारत पे क्या असर पड़ेगा। तो इन सारी समस्याओं का भारत पे बहुत गंदा असर पड़ने वाला है, बहुत गंदा असर पड़ने वाले बच्चे लोग। क्योंकि देखिए, जब भी इन एरियाज़ में जब भी आपको मारकाट होती है, इन एरिया के अंदर भारतीय लोग बहुत बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। आपको पता है ना, बहुत लोग सऊदी कमाने के लिए जाते हैं, बोलते हैं ना कि हम सऊदी अरब गए थे कमाने के लिए। सऊदी अरब में इतना पैसा है कि अगर आप एजुकेटेड हैं थोड़े बहुत, तो भी आप 30-35-40 हज़ार मंथ का कमा लेंगे। अगर आप जो है ठीक ठाक पढ़े लिखे, अगर आपने ITI वर्ड भी किया है तो भी 50,000 रुपये महीने कमा लेंगे। और अगर आपने अच्छी एजुकेशन ली तो लाख 1.5 लाख कमाना बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे गाँव में कि सऊदी अरब से कमा के आते हैं तो बैठ के खाते हैं, लेकिन लिटरली समझिए कि ये सारा पैसा तो वो भारत में भेजते हैं। तो इससे भारत का जो है विदेशी मुद्रा कोष जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो ये भारत के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब जब इन देशों में लड़ाई होती है, ठीक है, आपको पता है ना, एक मूवी भी बनी थी एयरलिफ्ट, जहाँ दिखाया गया था कि यमन से किस तरह से लोगों को निकाला गया। अरे भैया, यहाँ 50,000 भारतीय थे, ठीक है, और ये 50,000 भारतीय भारत को कम से कम अरबों रुपए भेजते थे सालाना, वो सारा चला गया। उसी तरह से देखिए, यहाँ पर ओमान में भी बहुत सारे लोग थे, उनको भी धीरे धीरे निकल गए। अब बचा यहाँ सऊदी अरब में लोग रहते हैं, ईरान में मतलब पता चला, ये देखिए सीरिया में इतना ज़्यादा बम मारा कि पता चला कि यहाँ आपको सारी समस्या खड़ी हो गई। ये इराक में भी जो है बगदाद, इसको भी पूरा इलाका ख़राब करके रख दिया। ये जो देश हैं जितने भी आपको यूरोपियन कंट्री के देश हैं, इनका सिंपल सा फंडा है कि जो धर्म के नाम पर लड़ता है उसको लड़ाओ। ठीक है, जो धर्म के नाम पे लड़ता है उसको लड़ाओ, ताकि वो कभी ग्रो ही ना कर पाए। ठीक है, वो कभी ग्रो ही ना कर पाए। ठीक है, और उसके लिए दुनिया भर में फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू अनाप शनाप चीज़ें फैला दो, ताकि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन हो जाए, लोग उसके खिलाफ हो जाए, और इस तरह से उनको लड़ा लड़ा के। अब सोचो ना कि आज जो है अमेरिका कहता है कि भैया जो है तुम ईरान से तेल नहीं लोगे, भारत को वो धमकी देता है कि तुम ईरान से तेल नहीं लोगे। अब सोचो भारत, जब ईरान से भारत, ये रहा, ये देखो, ये रहा भारत, ये रहा आपको चाहवाड़ बंदरगाह,
ठीक है, ये रहा चावड़ बंदरगाह। इधर पाकिस्तान जो है ये ग्वादर बंदरगाह से लेके ये आपको हमारे पीओके से गुजारते हुए वहाँ सीपीईसी बना चुका है। ठीक है, और यहाँ सोचो कि हम इसके इसके आपको इसके अगेंस्ट में हम यहाँ पर क्या करें, गुजरात से हम यहाँ पर मुंबई पोर्ट से यहाँ पर हम क्या करते हैं, चाहबाड़ बंदरगाह है, चाहबाड़ बंदरगाह के थ्रू हम यहाँ जेडान तक पहुँचते हैं, जेडान के बाद हम अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो सोचो कि और यहाँ तजाकिस्तान में जो है हमारे पास दुशांबे में एक हमारा जो है एयरबेस है, भारत का पहला जो है विदेशी एयरबोस बेस जो है वो ऊपर तजाकिस्तान में है। तो सोचो कि ये जो है सीपीईसी के मुद्दे के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो चाहबाड़ बंदरगाह को डेवलप करना था, चाहबाड़ बंदरगाह के थ्रू जेडान और जेडान के थ्रू अफगानिस्तान होते हुए कहाँ पर आपको ऊपर दुशांबे का जो है हमारा वहाँ पर आपको हवाई अड्डे तक। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है कि अमेरिका बोलता है कि ईरान से अच्छा रिलेशन नहीं रख सकते हो तुम। तो ठीक है, ईरान से अच्छा रिलेशन नहीं है, ना वहाँ से सस्ता तेल मिलता है, ना वहाँ हम जब बंदरगाह डेवलप कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए जो है हमारे देश को भी एक बिल्कुल बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बीच का रास्ता निकालते इसको अपनी विदेश नीतियों पे काम करना चाहिए, तभी जाके जो होगा हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। और इस मुद्दे पर भारत को जरूर होना चाहिए, इस मुद्दे पे भारत को बीच बचाव करना चाहिए। ठीक है, और उसको फिलिस्तीन को समझाना चाहिए कि भाई तुम भी हम तुम्हारा समर्थन करते हैं, लेकिन अब तो कम से कम दोस्ती कर लो। अब तुम 12% पे आ गए हो, ऐसे लड़ोगे तो वो तुमको 0% पे पहुंचा देगा। ठीक है, तुम मान्यता दे दो, बाकी सभी देशों को क्या करते मान्यता दे दे, ताकि वो कम से कम इजराइल शांति से रहे और बाकी लोगों को शांति से रहने दे। यकीन मानिए अगर इजराइल के साथ ये सारे देश दोस्ती कर लेते तो इन देशों के लिए इतना फ़ायदेमंद होगा इजराइल की टेक्नोलॉजी। अब सोचो हमारे घर के बगल में, आप सोचो कभी जो दक्षिण कोरिया है, ठीक है, जो आपको दक्षिण कोरिया के पास दक्षिण कोरिया है, जापान है, हांगकांग है, ताइवान, कितने डेवलप है, कितने डेवलप एरिया है ये। ठीक है, इसके ये बगल में चाइना है। तो जब कोई एरिया डेवलप करता है, जब कोई किसी बगीचे में पेड़ फलते हैं ना, तो आसपास के बगीचे के भी पेड़ ऑटोमेटिक फलने लगते हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट सबको सूट करता है। तो अगर ये दोस्ती रहे तो ये सब डेवलप करेंगे, ये अपने रिसोर्सेज का सही यूज़ कर पाएंगे, लेकिन अपने ईगो को इनको अपने दिमाग से निकालना होगा। अब इंडिया के लिए यहाँ कंडीशन ये है कि इंडिया जो है, इंडिया को चाहिए जल्दी से जल्दी इस विवाद को शांत कर दे। अगर इंडिया जल्दी से जल्दी इस विवाद को शांत नहीं करेगा तो इधर पाकिस्तान क्या कर रहा है ये भी समझ लीजिए आप। ये पाकिस्तान क्या कर रहा है देखिए, पाकिस्तान एक अलग लेवल का खुराफात यहाँ कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान एक अलग लेवल का यहाँ खुरापात कर रहा है। ये जो पाकिस्तान है यहाँ पर, ये कुत्ते जैसी आकृति वाली, ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये पाकिस्तान आपको चाइना के साथ दोस्ती कर रहा है, ईरान, सऊदी अरब, ठीक है, टर्की जो है, टर्की तो एकदम आक्रामक रुख अपनाए हुए है, इसके साथ क्या कर रहा है, ये दोस्ती कर रहा है। अब अगर ये दोस्ती करेगा तो गौर से देखिए, ये इसके साथ एक मतलब समझौता करना चाह रहा है, ये मतलब एक अपना जो है संगठन बनाना चाह रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर इनका संगठन बन गया, ठीक है, इनका संगठन यहाँ से गौर से तुर्की से, देखिए तुर्की, सीरिया, इराक होते हुए, अगर पाकिस्तान होते हुए और ये चाइना तक घुस जाएगा, आप समझते हो इसका नतीजा क्या होगा, भारत को कितना बुरी तरह से घेरेगा। ये हम्बनटोटा पोर्ट, खैर श्रीलंका तो खैर इंडिया का भी अपना हो ही नहीं पा रहा है, ये नीचे से भी घेर रहा है। यहाँ जो नीचे है डियागो गार्सिया, यहाँ पर आपको खैर छोड़िए, उतने डीप में क्या जाना। तो भारत को जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पे बीच बचाव करना चाहिए, किसी का पक्ष ना लेते हुए दोनों को जो है प्यार से समझाना बुझाना चाहिए और इस मुद्दे को समाप्त करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी और आपको समझ में आ रहा होगा कि रियल जो है इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और सबसे बड़ी बात, बिना बायस्ड हुए चीज़ों को पढ़िए, समझिए, तभी जाके आप जो है अच्छा कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।